18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। घनघोर बारिश के बीच करीब 40,000 लोग किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह वह काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिनों से ये लोग एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था कारपेथियन। यह जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसे सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला माना जाता था, आरएमएस टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को समंदर में समा दिया। और कारपेथियन पर सवार थे वे चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। यह इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। इस घटना ने अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़ दिया। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था, तब वहां का माहौल कुछ अलग ही था। लोग टाइटैनिक के बारे में इतना सुन चुके थे कि उसकी विशालता और सुंदरता को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। और इतनी बड़ी भीड़ का आना स्वाभाविक था क्योंकि टाइटैनिक वाकई में बेहद शानदार था। ये जहाज जितना भव्य बाहर से दिखता था, उससे भी ज्यादा आलीशान ये अंदर से था। टाइटैनिक एक बेहद लग्जरियस जहाज था जिसमें 2 बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप जैसी सुविधाएं थी। यह ऐसा था जैसे टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरी होटल हो जिसमें हर संभव सुविधा उपलब्ध हो। टाइटैनिक की विशिष्टता उसकी लग्जरी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी सेफ्टी भी इसे खास बनाती थी। उस समय टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सुरक्षित और मजबूत जहाज माना जाता था। टाइटैनिक को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। और सच कहें तो टाइटैनिक वाकई ऐसा जहाज था जिसे डूबना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि इसे बनाया ही कुछ इस तरह से गया था। इसके निर्माण में डबल बॉटम हॉल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हॉल जहाज के बाहरी आवरण को कहा जाता है जो जहाज को मजबूती प्रदान करता है। टाइटैनिक के डबल बॉटम हॉल के कारण अगर उसका निचला हॉल किसी टक्कर से टूट भी जाए तो दूसरा हॉल जहाज को सुरक्षित रखेगा और डूबने से बचा लेगा। टाइटैनिक का एक और सेफ्टी फीचर इसे और भी सुरक्षित बनाता था। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। जहाज का यह निचला भाग जहाज का मुख्य हिस्सा होता है जो पानी के अंदर रहता है। यदि इस हिस्से में कहीं पर कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी में समा जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के निचले हिस्से को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में विभाजित किया गया था। इसका फायदा यह था कि अगर जहाज किसी चट्टान से टकराता और उसमें लीकेज हो जाता तो केवल वही कंपार्टमेंट पानी से भरता जो क्षतिग्रस्त हुआ था और बाकी के कंपार्टमेंट्स सुरक्षित रहते। इस तरह जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था। टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि यदि उसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाता तो भी यह डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना लगभग असंभव था कि एक साथ 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स क्षतिग्रस्त हो जाएं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े थे। ऐसे में कोई चट्टान भी इस जहाज को डुबो नहीं सकती थी। इसी कारण से टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज यानी अनसिंकेबल कहा जाता था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लगभग 3 वर्षों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक का निर्माण पूरा हो चुका था और इसके कुछ दिनों बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया गया। इस जहाज पर उस जमाने के बड़े बड़े लोग सवार थे और इसके अलावा कुछ प्रवासी भी थे जो अमेरिका जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। जहाज के कप्तान थे 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक अनुभवी कप्तान थे। माना जाता है कि यह उनका आखिरी सफर था। इसके बाद वे रिटायर होने वाले थे। टाइटैनिक पर लगभग 2240 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। आमतौर पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिन का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि यह जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंच जाए। टाइटैनिक अपनी भव्यता और विशालता के साथ साथ अपनी गति के कारण भी सुर्खियों में आ जाए। इसी कारण से कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड पर चलाने के निर्देश दिए थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और इसकी सेफ्टी टेस्टिंग और ट्रायल्स भी पूरी तरह से नहीं हुए थे। इसके बावजूद टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की एक और जहाज थी, ओलंपिक, जो टाइटैनिक की तरह ही दिखती थी लेकिन आकार में थोड़ी छोटी थी। इस कारण से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन कहा जाता था।
मार्च 1912 में ओलंपिक शिप में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उसे इमरजेंसी में बंदरगाह पर रिपेयर के लिए लाया गया। इतने बड़े जहाज को ठीक होने में कई महीनों का समय लग सकता था। इस देरी के कारण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस महीनों तक ठप हो सकता था। इसीलिए कंपनी ने अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का निर्णय लिया। क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, इसीलिए इसके क्रू में कुछ अनुभवी लोगों का होना अनिवार्य था। इसीलिए टाइटैनिक के कुछ मौजूदा क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ अनुभवी क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक की टीम में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, उसे हटाकर ओलंपिक से एक अधिकारी को उसकी जगह नियुक्त किया गया। जब डेविड ब्लेयर शिप छोड़कर अपने घर जा रहा था तो गलती से वह अपने लॉकर की चाबी भी साथ ले गया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौती दूरबीन उसी लॉकर में बंद थी। डेविड ब्लेयर की इस छोटी सी गलती ने आगे चलकर टाइटैनिक के विनाश में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना हुआ। कैप्टन स्मिथ भलीभांति जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में आइसबर्ग की संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने खतरे को भांपते हुए सीधे नॉर्दर्न रूट को छोड़कर साउदर्न रूट का थोड़ा लंबा रास्ता चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में तैरते छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं जो ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए बीच समंदर में पहुंच जाते हैं। इस मैप पर नजर डालें, आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड से टूटे हुए ये बर्फ के पहाड़ इस रास्ते के जरिए अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हैं। अप्रैल के महीने में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आइसबर्ग टूट कर आते हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि ग्रीनलैंड से अटलांटिक महासागर तक पहुंचने में इन आइसबर्ग्स को करीब 2 साल लगते हैं और इस दौरान वे धीरे धीरे पिघलकर समुद्र के पानी में विलीन हो जाते हैं। केवल बहुत बड़े आइसबर्ग ही अटलांटिक महासागर के बीच तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए सीधे रास्ते की बजाय एक ऐसे रास्ते को चुना जहां आइसबर्ग से टकराने की संभावना बहुत कम थी। उस समय जहाजों में आइसबर्ग जैसी रुकावटों को देखने के लिए उन्नत तकनीक उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से जहाज के सामने की ऊंचाई पर एक क्रूज पॉइंट होता था जिसे लुकआउट पॉइंट कहा जाता था। इस क्रूज में हमेशा 1-2 लोग दूरबीन लेकर तैनात रहते थे जो दूर तक नजर रखते थे कि कहीं जहाज के सामने कोई अड़चन तो नहीं है जिससे टकराने का खतरा हो। जब जहाज समुद्र में यात्रा करते थे वे सभी वायरलेस रेडियो के माध्यम से एक दूसरे को लगातार संदेश भेजते रहते थे ताकि यह जानकारी मिल सके कि किस स्थान पर क्या अड़चने हैं। जब टाइटैनिक ने अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली थी तब उसे कोरोना नामक जहाज से आइसबर्ग के बारे में पहली चेतावनी मिली। यह आइसबर्ग टाइटैनिक से लगभग 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को संचालित कर रहे थे और अन्य जहाजों के साथ संपर्क में थे। 4 अप्रैल की दोपहर को टाइटैनिक को आइसबर्ग के बारे में दूसरी चेतावनी मिली। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इन चेतावनियों के बारे में जहाज के कप्तान को सूचित किया। इस पहली यात्रा पर टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस भी जहाज पर मौजूद थे। जब कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को आइसबर्ग की चेतावनियों के बारे में बताया तो ब्रूस ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक सामान्य बात है और जिस जहाज पर वे सवार हैं वह बेहद मजबूत और कभी न डूबने वाला है। ब्रूस नहीं चाहता था कि इन चेतावनियों के कारण जहाज की गति कम हो और वह अपने निर्धारित समय से देर से पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 और चेतावनियां मिली और आखिरी चेतावनी कैलिफोर्निया जहाज से आई थी। रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से उस रात आसमान में चांद भी नहीं था जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। ऊपर से क्रूज में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं थी जिससे वे दूर से ही सामने आने वाली अड़चनों को देख पाते। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और आइसबर्ग उससे केवल 2 घंटे की दूरी पर था। घने अंधेरे में समुद्र की लहरों को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते में अभी वो चल रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उसे देखते हुए वह अगले 10 मिनटों में आइसबर्ग के करीब पहुंचने वाला था। टाइटैनिक के क्रू में शामिल 2 बहादुर लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली कड़कड़ाती ठंड और रात के घने अंधेरे के बावजूद टकटकी लगाए जहाज के सामने आने वाली अड़चनों को देख रहे थे। उनके लिए एक बड़ी समस्या यह थी कि जहां वे तैनात थे
वहाँ ठंडी हवाएं सीधे उनके चेहरे पर लग रही थी, जिससे उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं थी जिससे वे ज्यादा दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते। कम रोशनी में आंखों से बहुत दूर मौजूद वस्तुओं को देख पाना बेहद मुश्किल था। रात के 11:39 पर क्रूज पर तैनात फ्रेडरिक फ्लीट की नजर सामने एक आइसबर्ग पर पड़ी। उसने बिना किसी देरी के तुरंत 3 बार घंटी बजाई और तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने जैसे ही आइसबर्ग की चेतावनी सुनी तो उसने तुरंत एक्शन लेते हुए फुल स्पीड में इंजन को रिवर्स चालू कर दिया और जहाज को तेजी से बाईं ओर मोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी अधिक थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बावजूद इसे रोक पाना असंभव था। साथ ही टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे अचानक मोड़ना भी संभव नहीं था। हालांकि उन्होंने जहाज का रास्ता काफी हद तक मोड़ दिया, लेकिन रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा गया। ये टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्यवश टाइटैनिक का डबल बॉटम हाल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से हुआ इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था, जहां सिर्फ एक ही लेयर थी। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के नुकसान का निरीक्षण किया तो यह पाया गया कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे और उनमें तेजी से पानी भर रहा था। ये देखकर कैप्टन स्मिथ हैरान रह गए, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अब तक कभी न डूबने वाला समझा जा रहा था वह अब डूबने वाला था। टकराव के बाद 20 मिनट बीत चुके थे और रात के 12 बजते ही कैप्टन स्मिथ ने क्रू को निर्देश दिया कि वे तुरंत एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजें ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उनकी मदद के लिए आ सके। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स बिना देरी किए लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक के भेजे गए डिस्ट्रेस सिग्नल्स को पकड़ सके। इस बीच 6 कंपार्टमेंट्स पहले ही पानी से भर चुके थे और अब पानी डेक के ऊपर से बहने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट्स को समंदर में उतारने का आदेश दिया और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दुर्भाग्य से उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थीं और प्रत्येक लाइफ बोट की क्षमता सिर्फ 65 लोगों की थी। इन 20 लाइफ बोट्स के जरिए लगभग 1300 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर 2000 से ज्यादा लोग सवार थे। जल्दबाजी में शुरू में जो लाइफ बोट्स उतारी जा रही थी उनमें सिर्फ 27-28 लोगों को ही भेजा जा रहा था, जिससे लाइफ बोट्स को पूरी तरह भरा भी नहीं जा रहा था। प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में भेजा जाना था। वहीं जहाज पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकता और वे पूरी तरह से निश्चिंत थे। इस दौरान जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहे थे और सौभाग्य से उनका एक सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कारपेथिया तक पहुंचता है। रात 12:30 बजे के करीब कारपेथिया से संदेश आता है कि वे टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कारपेथिया जहाज टाइटैनिक से अभी भी लगभग 107 किलोमीटर दूर था। अपनी पूरी रफ्तार से भी चलते हुए कारपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। अब सवाल ये था कि क्या टाइटैनिक इतने समय तक सरवाइव कर पाएगा? जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में डूबता जा रहा था। जैसे ही टाइटैनिक का झुकाव बढ़ने लगा, लोगों में हड़कंप मच गया। अब सभी को एहसास हो गया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में जगह पाने की कोशिश करने लगा। फर्स्ट क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट में चढ़ाने की प्राथमिकता दी जा रही थी। 1:50 पर जब आखिरी लाइफ बोट को जहाज से उतारा गया, तब भी 1500 से अधिक लोग जहाज पर बचे थे। चारों ओर खौफ का माहौल था। जो लोग तैरना जानते थे वे समुद्र में कूद रहे थे, लेकिन समुद्र की बेरहमी भी कम नहीं थी। उस समय समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति 15 से 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। कुछ लोगों ने तो मौत को स्वीकार कर लिया था और मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। वहीं जहाज के क्रू मेंबर्स अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद में लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहे थे। वे आसमान में फ्लेयर्स भी चला रहे थे ताकि आसपास कोई जहाज उनके संकेतों को देख सके और उन्हें बचाने आ सके, लेकिन कोई भी जहाज उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा।
इस बीच टाइटैनिक में पानी तेजी से भरने लगा और जहाज तेजी से डूबने लगा। जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा चुका था और पिछला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। आखिरकार कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू को भी अपनी जान बचाने के लिए कहा, लेकिन जैक फिलिप्स अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी सेकंड तक डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में लगे रहे। जब तक जहाज पर इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक जैक फिलिप्स लगातार उनकी मदद करने आ रही इकलौती शिप कारपेथिया से संपर्क बनाए हुए थे। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को न छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में समा गया, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज पर अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशियन लोगों की चीखों से गूंज रहा था। जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह से हवा में खड़ा हो गया और दबाव इतना बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। रात के 2:20 पर RMS टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। कभी न डूबने वाला कहा जाने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र की असीम गहराई में चला गया। जो 1500 से अधिक लोग टाइटैनिक पर बचे थे, उनमें से कुछ जहाज के साथ डूब गए और कुछ को समुद्र के बेहद ठंडे पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। कैप्टन स्मिथ आखिरी पल तक अपने जहाज पर डटे रहे। टाइटैनिक के डूबने के लगभग 2 घंटे बाद अगली सुबह कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन केवल 706 लोग ही इस भयंकर हादसे में जिंदा बच पाए। 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1912 को रात 9:30 बजे कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां 40,000 लोग भारी बारिश के बीच उनका इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब लोग आज भी खोज रहे हैं, लेकिन जब इस घटना की जांच की गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तब उस पर सवार हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर सहायता कर सकता था। ये वही कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने टाइटैनिक को आखिरी बार आइसबर्ग की चेतावनी दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, जबकि उन्हें आसमान में छोड़ी गई फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थीं? जांच में यह सामने आया कि आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए कैलिफोर्नियन जहाज ने रात में आगे बढ़ने का जोखिम न लेने का फैसला किया और वहीं ठहर गया। और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। जब कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े जा रहे रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने कप्तान स्टैनली लॉर्ड को इसकी जानकारी दी। स्टैनली लॉर्ड ने अपने क्रू को मोर्स लैंप के जरिए टाइटैनिक को संकेत भेजने के लिए कहा और कैलिफोर्नियन का क्रू लगातार मोर्स लैंप से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा। लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि किसी ने कैलिफोर्नियन से आ रहे इन मोर्स सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल उस समय इस प्रकार के लैंप्स और डॉट्स के जरिए एक जहाज से दूसरे जहाज से संपर्क करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। अगर कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो चालू होता तो शायद इस दुर्घटना में इतनी जानें नहीं जाती। टाइटैनिक के इस भयानक हादसे के बाद साल दर साल बीतते गए, लेकिन एक सवाल जो लोगों को लगातार परेशान कर रहा था वह यह था कि जिस जहाज को कभी न डूबने वाला कहा जाता था वह आखिर कैसे डूब गया। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक का मलबा ढूंढा जाता। कई सालों तक अटलांटिक महासागर में खोजबीन की गई, लेकिन महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गहराइयों में इस तरह छुपा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। RMS टाइटैनिक के मलबे को ढूंढते ढूंढते 70 से अधिक साल बीत गए। फिर 1 सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशनोग्राफी स्पेशलिस्ट रॉबर्ट बैलार्ड वह व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक उस पर कई बार खोजबीन की जा चुकी है, लेकिन टाइटैनिक के मलबे पर किए गए रिसर्च ने अंततः इस रहस्य को सुलझा ही दिया कि यह अनसिंकेबल माना जाने वाला जहाज क्यों और कैसे डूबा। ओशनोग्राफी के होश उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र के बॉटम में 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है। जहाज का आगे का हिस्सा अच्छी कंडीशन में था, जबकि पिछला हिस्सा इतनी बुरी हालत में था कि उसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह टाइटैनिक का ही भाग है। ये हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से लगभग 2000 फीट की दूरी पर पाया गया। गहन जांच के बाद यह पता चला कि जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो इसके ढांचे को मजबूती देने के लिए जिन रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था वे स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी।
जहाज बनाने वाली कंपनी ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की कोशिश की। आपको बता दूं कि रिवेट्स का इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया, उस जगह के रिवेट्स प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गए और आपस में जुड़ी प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गई, जहां से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। इसके अलावा टाइटैनिक के बेस यानी निचले हिस्से में आग भी लगी हुई थी। ये आग टाइटैनिक के समुद्र में यात्रा करने से पहले से ही लगी हुई थी और इस बात का जीता जागता सबूत है टाइटैनिक की यात्रा से पहले लिए गए फोटोज। इन फोटोज में जलने का ब्लैक स्पॉट साफ देखा जा सकता है। इस आग ने टाइटैनिक के उस हिस्से को 70% तक कमजोर कर दिया था और बदकिस्मती से आइसबर्ग भी उसी जगह टकराया था जो जगह पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। इन दोनों कारणों की वजह से जहाज में आसानी से छेद हो गया और पानी जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट में घुस गया और कभी न डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र से टाइटैनिक के यह निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक की यह घटना सच में एक दिल दहला देने वाली घटना थी, लेकिन दोस्तों